नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का शिक्षण अभिवृत्ति में दूसरा क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था और जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो आप लोग के साथ एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहली क्लास में शिक्षण अभिवृत्ति में जितने भी टॉपिक्स हैं कौन कौन से पढ़ने उस पर चर्चा किए थे। फिर उसमें हमने पहला टॉपिक में जितना, जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति को 6 प्रमुख टॉपिक्स में बांटा है यूजीसी ने, जिसमें हम लोगों को अलग अलग करके हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक फर्स्ट को देखा, अब उसी में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि देख लीजिए ये यहाँ पे आप लोगों को जो हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है आज की क्लास में। तो शिक्षार्थी की विशेषताएं, और उसमें हम लोग को किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, जिसमें शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, और फिर व्यक्तिगत भिन्नताएँ। ठीक, तो ये टॉपिक्स हम लोग को आज के दूसरे टॉपिक्स में पढ़ना है शिक्षण अभिवृत्ति में। तो चलिए, हमने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, और जो मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उस पर बढ़िया से चर्चा किया जाएगा। और क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो उसके लिए हम लोग को महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ही ज़्यादा चर्चा करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग उस पर अच्छे से चर्चा करते हैं तो फिर क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाएंगे, और क्वेश्चन को अगर अच्छे से हल करेंगे तो फिर नंबर तो आएगा ही। तो चलिए, आज हम लोग की दूसरी क्लास है यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर की, जिसमें हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति में आज टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए, बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टॉपिक्स देखिए, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं में शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक, इतना ही है बस सेकंड टॉपिक में। लेकिन उससे पहले कुछ बिंदुओं पर हम लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शैक्षणिक सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, शिक्षण सूत्र क्या होता है और अधिगम क्या होता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जिसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और इसलिए क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने देखा कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किया था यूजीसी ने पिछले कई सालों में। तो हम लोग को उसको मतलब ऑन द स्पॉट उसी पे टॉपिक पे जैसे कि किशोर और वयस्क की विशेषताओं पर चलने से पहले उससे कुछ मूल बात को जान लेते हैं। तो चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं शैक्षणिक सिद्धांत। तो शैक्षणिक सिद्धांत क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये रहा शैक्षणिक सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं टीचिंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया बिना सिद्धांत के सार्थक नहीं होती है, और इसे 2 पहलू के माध्यम से समझना आसान होता है। तो आइए देखते हैं वो 2 पहलू कौन कौन से हैं। तो पहला है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हमने समान सिद्धांत में भी कुछ सिद्धांत हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके समान सिद्धांत, उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देखते हैं। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें सामान्य सिद्धांत को ही डिटेल में देखते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल, तो जो पहला है जनरल प्रिंसिपल, तो इसमें आइए सामान्य सिद्धांत के बारे में कोई जानते हैं कि सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत रुचि जागृत करने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें कौन कौन से सिद्धांत है सामान्य सिद्धांत में, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला आया है, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सामान्य सिद्धांत में, देखिए यहाँ है रुचि का सिद्धांत। ठीक, रुचि का सिद्धांत ये रहा आप लोग के सामने पहला। तो रुचि का सिद्धांत क्यों है दोस्तों, तो रुचि का सिद्धांत ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई बालक है, और बालक के लिए शिक्षण उस समय कारगर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने की रुचि जागृत ना हो। मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग को अंदर से वो चीज़ें हम लोग को होनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए अंदर से आकांक्षा होनी चाहिए कि उसको ललक होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब कोई चीज़ सीखेगा। बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति ललक होनी चाहिए, चूँकि अभी तो अबोध बालक होते हैं तो उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन उन लोगों को उन लोगों को डायरेक्शन ऐसा देना चाहिए ताकि वो उन लोगों के मतलब उसके प्रति वो खुद ही रुचि लेने लगे, और उनके अनुसार शिक्षा को उनको प्रदान किया जाए, इस टाइप का। तो वही कहा गया है कि शिक्षण उस समय तक कारगर नहीं हो जब तक उसके सीखने की रुचि जागृत ना होगी, बच्चे में खुद ब खुद सीखने के लिए वो चीज़ जागृत नहीं होगी। तो ये रुचि का सिद्धांत है। चलिए, जो अगला है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत भी ऐसा ही कि बालक को सीखने में उसी समय आनंद आता है जब वह
जब वह क्रिया द्वारा स्वयं सीखता है। जैसे कोई काम दोस्तों जैसे सीखते हैं बच्चे, आजकल बच्चे में क्या होता है कि एक अजीब सा आप लोग देख सकते हैं, घर में आपके भी बच्चे होंगे, आप भी कभी बच्चे, हम भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो एक चीज़ होती है हमारे अंदर कि जब तक स्वयं नहीं कोई काम करते हैं उस चीज़ को मतलब मज़ा नहीं आता है। तो वहीं दिया है कि बालक को भी सीखने में उसी समय आनंद आता है जब वह स्वयं द्वारा क्रिया सीखता है। ठीक है, तो कुछ करके। तो ये हो गया क्रिया सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला है प्रेरणा सिद्धांत। तो प्रेरणा सिद्धांत में भी दोस्तों वही है कि रुचि और प्रेरणा के सिद्धांत को अलग सिद्धांतों का रूप न देकर एक ही सिद्धांत मानना सही है। और फिर जो दोस्तों जैसे प्रेरणा और रुचि की बात यहाँ पे हो रही है, अभी रुचि हम लोग सिद्धांत पढ़े तो उसी की बात हो रही है कि रुचि और प्रेरणा सिद्धांत को अलग सिद्धांतों को ना रूप देकर ये कहीं मानना जरूरी है, क्योंकि रुचि उसके अंदर हो, प्रेरणा मतलब प्रेरणा दिया जाए, फिर उसके अंदर वो उस चीज़ के लिए वो जागृत हो। तो यही कह सकते हैं कि दोनों रुचि और प्रेरणा लगभग एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रहा। चलिए, प्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत किसी चीज़ को सीखने के लिए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत अगला ये है सामान्य सिद्धांत में। उसके बाद जो है नियोजन का सिद्धांत है, और फिर आगे है जीवन की संबद्धता का सिद्धांत, और फिर आगे है नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, और फिर आगे है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और आगे इसी में है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, और फिर संशोधन का सिद्धांत। ठीक, तो ये रहे दोस्तों सामान्य सिद्धांत के में जो सिद्धांत शामिल है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसा पूछा था, इसलिए केवल जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में लिखवा दिया, इनके बारे में डिटेल जाने से उतना कोई मतलब नहीं था। तो जैसे कि अब एक क्वेश्चन था, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर में आप लोग को डिस्कस कर देंगे जब इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे सामान्य सिद्धांत है तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से सामान्य सिद्धांत में प्रमुख सिद्धांत कौन सा नहीं है, और वहाँ पर 4 सिद्धांतों का नाम दिया था, जिसमें मान लीजिए दिया था नाम आपका, एक प्रेरणा सिद्धांत दिया था, दूसरा नियोजन सिद्धांत दिया था, और एक तीसरा ये चयन सिद्धांत दिया था। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये प्रेरणा सिद्धांत दिया था, वहाँ पे नियोजन दिया था, और फिर चयन दिया था, और एक और सिद्धांत का नाम दिया था जो इन तीनों में से इसके जो 10 प्रारूप दिए हैं इनमें से कोई नहीं था। तो हम लोग को चयन करना था कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो उसमें वो था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए सामान्य सिद्धांत से संबंधित जितने भी सिद्धांत है एक बार आप लोग देख सकते हैं सामने, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये टोटल सिद्धांत है। ठीक है, समान सिद्धांत से संबंधित। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा था मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उस पर बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में भी सेम टू सेम वैसे ही सेम जो है चीज़ें हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कई सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित है, और वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी प्रेरणा का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सहानुभूति एवं सहयोग का सिद्धांत, रचनात्मक और आत्मा अभिव्यक्ति का सिद्धांत, उपचारात्मक सिद्धांत, और इंद्रियों का प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ भी वही बात है। जैसे मान लीजिए आप लोग को, चलिए 1-2 समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे शिक्षण में अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसे जारी करना या रखना तथा दिशा प्रदान करना अभिप्रेरणा होता है। जैसे किसी चीज़ के लिए बच्चे मान लीजिए किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर दोस्तों उनको दिशा प्रदान करना, डायरेक्शन देना, सही दिशा में उनको निर्देशित करना और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा का सिद्धांत होता है। ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत भी ऐसे ही सेम है कि कक्षा को जीवंत बनाए रखने के लिए मनोरंजन होना आवश्यक है। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम लोग की क्लास से, जैसे यही क्लास हो रही है, अगर 1 घंटे आधा घंटा प्लस होने लगती है तो फिर मन ऑटोमेटिक उभरने लगता है, चाहे चैप्टर कितना भी अच्छा चले, टॉपिक कोई भी अच्छा चले। तो आदमी बीच बीच में जैसे टीचर रहते हैं तो वो कॉमेडी कर देते हैं, या फिर कोई टीचर रहता है तो हास्यास्पद कोई बात बोल देंगे ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। तो मनोरंजन का सिद्धांत इसलिए ज़रूरी है। ऐसे ही सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत या प्रबलन इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नाम आपका हो सकता है प्रबलन, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि यही है, तो प्रबलन भी आ जाए आपका। तो प्रवलन ये है प्रबलन। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, प्रलवन का सिद्धांत या सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। फिर अभ्यास सिद्धांत, सहानुभूति एवं सहयोग सिद्धांत, रचनात्मक और आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत, उपचारात्मक सिद्धांत और इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो ये रहे दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित कुछ सिद्धांत जो ये थे। चलिए आप लोग अगर नोट कर लिए हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
और अब हम लोग देखते हैं शिक्षण सूत्र, टीचिंग फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीचिंग फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शिक्षण कार्यों के दौरान प्रतिपादित किए जाने वाले ऐसे उपकरण होते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण कार्यों के दौरान प्रतिपादित किए जाने वाले ऐसे उपकरण होते हैं जिस पर चलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली व वैज्ञानिक बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों शिक्षण सूत्र का एक तरफ से कह सकते हैं परिभाषा। और शिक्षण कार्य के उत्तम संपादन हेतु शिक्षण सूत्र का ज्ञान की महती आवश्यक है दोस्तों। तो सिंपल सा अगर लैंग्वेज में ऐसे कहें तो कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य के लिए, मतलब सर्वोत्तम शिक्षण के लिए शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक शब्द में इसको ये कह सकते हैं। चलिए हम लोग रेमंड नाम के थे ये विद्वान, तो इनके अनुसार सुन लेते हैं कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये रहा रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र की परिभाषा। तो आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत आम बात है किसी के अनुसार पूछना, क्योंकि हम लोग इससे पहले भी शिक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी और फिलिप्स वगैरह आदि थे, उनका नाम देखे थे। और एक हम लोगों ने सेट भी, प्रैक्टिस सेट लगाया था इससे पहली क्लास में, जब क्लास हुई थी उसी से संबंधित। आप लोग जो हमारे दोस्त अभी यूट्यूब पे इस चैनल पर नए होंगे तो उनको बता दें कि एक प्रैक्टिस सेट भी हम लोग लगाए थे और प्रैक्टिस सेट भी लगातार चलेगी। जैसे आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो कल की क्लास में आप लोग को इससे संबंधित प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं जो मतलब उनके कथन सीधे सीधे पूछ दे रहे हैं। या अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे पीछे सामान्य सिद्धांत है, तो उसमें अन्य सिद्धांतों में कौन कौन से है, जैसे रुचि सिद्धांत है, मनोरंजन और अभी तमाम जो चीज़ें पढ़े, तो इन चीज़ों का पूछ रहे हैं। तो उसी बेस पे हमने आप लोगों के सामने ये जो PDF प्रोवाइड किया है या पढ़ा रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में मिलकर, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बनाया ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ना कि हम लोग को नोट्स बना के रखना है और दिखावा करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी के अनुसार अपना ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम लोग शिक्षण के विविध सूत्र हैं जो, तो चलिए इस पर बात करते हैं। शिक्षण के कुछ विविध सूत्र हैं। तो देखिए सबसे पहला जो नाम आ रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाया होगा, सरल से जटिल की तरफ। ठीक, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अध्यापक पहले सरल तथ्यों को, आंकड़ों को बच्चों को बताता है। ठीक है, जिसको कि आसानी से समझ सके। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही वही भारी भारी उनको दे दिए फैक्ट बताने लगे और एक तरफ से कह सकते हैं कि तथ्यों एवं आंकड़ों के ऊपर अध्यापक धीरे धीरे जटिल आंकड़ों की तरफ अग्रसर होता है। जैसे पहले छोटा छोटा उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले उस पर हमारे टीचर या पढ़ते थे तब की बात बोल रहे हैं अभी भी, तो जैसे किससे मिलते हैं तो वो हमें पहले छोटी छोटी आसान भाषाओं में सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे टफ वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद टफ उससे संबंधित जो चीज़ें रहेगी बताएंगे। ये नहीं कि कोई बालक आपसे पूछ रहा है क्लास में और आप लोग शुरू हो गए एकदम अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए कि हमें बहुत आता है और जटिल से ही शुरू कर देती है। ये चीज़ें गलत है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। वही बात है दोस्तों, पहले बच्चों को वो चीज़ें बताई जाती है जो ज्ञात हो, फिर उसके बाद कुछ नयापन बताया जाता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर और फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, प्रकृति के अनुसार और इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो ये रहा शिक्षण के विविध सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वहीं कि निम्नलिखित में से शिक्षण के विविध सूत्र में से कौन सा एक सूत्र नहीं है। और मान लीजिए वहाँ पे जैसे ऐसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 3 नाम दे दिए, जैसे सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात और सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो 3 तो नाम दे दिया और चौथा नाम कुछ मान लीजिए ऐसे ही दे दिया, मनोरंजन चाहे कुछ इधर उधर, जो कि इस पूरे बाकी में है नहीं कहीं भी वो ऑप्शन। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर ऑप्शन देगा अगर गलत तो वही होगा सही दोस्तों। तो ये रहा कुछ शिक्षण के विविध सूत्र। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें हम लोग देखते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार पे जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग, तो शिक्षण की व्यवस्था विविधताओं से परिपूर्ण होती है दोस्तों, जिसे विविध आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षण के प्रकार में कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला नाम आ रहा है तो वो है प्रबंध व्यवस्था के आधार पर। ठीक, तो प्रबंध व्यवस्था के आधार पर हम लोग जब
शिक्षण की बात कर रहे हैं तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों ये रहे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आइए हम लोग एक एक करके अनौपचारिक और फिर औपचारिक शिक्षण को देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, जब इतना महत्व दिया जा रहा है तो जानना भी तो ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले औपचारिक शिक्षण व्यवस्था पे बात करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं औपचारिक शिक्षण होता क्या है। औपचारिक शिक्षण व्यवस्था नियमों से प्रतिबंधित होती है। इसके अंतर्गत विद्यालय में संपादित प्रत्येक व्यवस्था पूर्ण नियोजित एवं कार्यक्रम के अनुसार संचालित होती है। ध्यान दीजिएगा, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में नियमों से प्रतिबंधित होती है ये व्यवस्था। इसके अंतर्गत विद्यालय में संपादित प्रत्येक व्यवस्था पूर्ण नियोजित एवं कार्यक्रम के अनुसार संचालित होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो कौन सी है, औपचारिक अनौपचारिक, तो वहाँ पे हम लोग को या ये दे देगा कि जैसे कूट में ऑप्शन दे देगा कि जो विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था होती है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवस्था है, और पहला दे देगा औपचारिक, दूसरा दे देगा अनौपचारिक, तीसरा दे देगा औपचारिक अनौपचारिक दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक है तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग ऐसे ही अभ्यास भी बीच बीच में करते चलेंगे क्वेश्चन से संबंधित। अब है अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था। तो इस पर अगर हम लोग बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था पे, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की तुलना में स्वतंत्र पद्धति होती है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं होती है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इग्नू द्वारा संचालित शिक्षण कार्यक्रम। और क्यों होती है, जैसे देखिए औपचारिक क्या होता है कि विद्यालय में होता है तो विद्यालय में नियम कानून सब बनते हैं, वहाँ पे एक अनुशासन होता है। लेकिन ये अनौपचारिक होती है, ये दोस्तों दुरुस्त वाली होती है, जैसे इग्नू करा रहा है या एक इलाहाबाद में रजर्सी टंडन कराता है। तो ये ऐसे दोस्तों है जैसे, हालांकि अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी का सहारा मिलने की वजह से दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा सफलता मिल रही है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था। आशा करते हैं कि आप लोग ये दोनों टॉपिक समझे होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हालांकि अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था को तकनीकी सहारा मिलने की वजह से दूर शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा सफल मिल रही है। तो अभी तक हम लोग जो ने देखा तो प्रबंध व्यवस्था के आधार पर, जैसे शिक्षण यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, शिक्षण की व्यवस्था विविधताओं से परिपूर्ण है। ठीक, जिसे विविध आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तभी हम लोग पहला देख रहे थे जिसमें प्रबंध व्यवस्था के आधार पर हम लोग प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक देखे। अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं कि क्या है शिक्षण व्यवस्था का। तो यहाँ पे रहा दूसरा, देखिए, और स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पे। जो तीसरा है वो है अधिगम के आधार पे। जो 4 नंबर है वो है शासनिक व्यवस्था के आधार पे। 5 नंबर है क्रिया के आधार पे, और 6 नंबर है उद्देश्य के आधार पे। तो ये रहे शिक्षण के वर्गीकरण, जो व्यवस्था के जो है शिक्षण की व्यवस्था विविधताओं से जो शिक्षण व्यवस्था के आधारों पर वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रमुख, जैसे कि स्वरूप अथवा प्रकृति के आधार पर, अधिगम के आधार पर, शासनिक व्यवस्था के आधार पर, क्रिया के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे बढ़ के, चूँकि इनमें दोस्तों डिटेल में पढ़ने पे कोई उतना था नहीं। अब इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि शिक्षण व्यवस्था के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा नहीं, और 4 वहाँ पे पूछ दिया है। बाकी अनौपचारिक और औपचारिक में विद्यालय से संबंधित पूछ सकता था, तो इसके लिए ये बता दिए। बाकी स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर डिटेल में जाने की उतना ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा कि अधिगम अधिगम अधिगम। ठीक है, तो अधिगम का दोस्तों अर्थ ही होता है सीखना। देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अधिगम, लर्निंग। तो अधिगम का तात्पर्य है सीखना, सीधी सी बात है, इसका मतलब ही होता है सीखना। तो अधिगम के 3 घटक होते हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 3 घटक है। अध्यापक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु। इन तीनों के समागम का परिणाम ही अधिगम है। तो आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि अधिगम किसे कहते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता रहता था दोस्तों जब हम पढ़ाई करते थे। तो काफ़ी टाइम बाद समझे कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, क्योंकि हम लोग कभी ये बीच में आया नहीं था और उतना डिटेल में पढ़े नहीं थे। अब बहुत से दोस्त हैं अभी भी कि जैसा अभी पढ़े तो याद है, लेकिन बाद में वही चीज़ें याद नहीं रहती है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक, तो अध्यापक, शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु, इन तीनों आयामों के समागम का परिणाम ही अधिगम होता है। आप लोग एक लाइन में, सिंपल से लाइन में इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अधिगम की परिभाषा कुछ लेखकों विद्वानों ने दिया है, तो उन परिभाषाओं को देखते हैं एक एक करके।
सबसे पहले नाम जो है गेट्स के अनुसार। तो गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। चलिए अब पाल के अनुसार देखते हैं पाल क्या कह रहे हैं। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। तो ये पाल के अनुसार है। और फिर क्रो के अनुसार तो सीखने के अंतर्गत आदतें तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार आपके अधिगम की परिभाषा। तो आप लोग तीनों लोग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक ना एक हो सकता है पूछ दे। यूजीसी का कोई भरोसा है नहीं किसका कब पूछ दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना एक पूछ देता है। ठीक है, तो तीन ही हैं, तीन में से एक याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अधिगम की विशेषता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्योंकि अधिगम की विशेषताओं में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 3 देगा, एक बोलेगा कि अधिगम के मुख्य में से विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है, या फिर कूट में क्वेश्चन पूछ देगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अधिगम की विशेषता में। तो अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, आप लोग देख सकते हैं, पहली विशेषता है। दूसरा है अधिगम बालक या अध्येता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, तो प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अगला है कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो सिंपल से कह सकते हैं यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संसार का प्रत्येक बच्चा अधिगम करता है, मतलब हर बच्चा सीखता है कुछ ना कुछ। अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती, अर्थात किसी बालक में अधिगम तीव्र तो कुछ में धीमी गति से होता है। तो ये सही बात है, कुछ बच्चों में जो सीखने की प्रवृत्ति होती है एकदम शार्प होती है दोस्तों, वो फटाक से कोई चीज़ कैच कर लेते हैं, और कुछ बच्चों को बार बार समझाए फिर भी वो समझ नहीं पाते। तो यही ये चीज़ कह रहा है। अगला है जो नेक्स्ट है कि अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि बालक जो पिछले दिन सीखता है अगले दिन या अन्य दिन पूर्ण रूपेण भूल जाता है, वह थोड़ा बहुत अवश्य सीखता है और फिर आगे वहीं बढ़ता है। तो ये भी सही है। चलिए, तो ये विशेषता रहे कुछ, आइए हम लोग अभी और विशेषताएं उसको देखते हैं। देखिए, अधिगम हमेशा जो नेक्स्ट है, ये अधिगम हमेशा स्थानांतरण होता है, शिक्षा से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी, और यही क्रम आगे चलता रहता है। जैसे हम मान लीजिए हम भी किसी टीचर से पढ़े हैं, ठीक, और कुछ सीखे हैं चीज़ें, अब आप लोगों को ये चीज़ें हम दे रहे हैं, तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप भी लोग किसी को न किसी को देगा। तो ये ऐसा क्रम है कि ये शिक्षा ऐसा है कि ये अधिगम जो होता है सीखना वाला चलता रहता है। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो मान लीजिए हमसे अभी जो कुछ बड़े भी होंगे दोस्त और कुछ छोटे भी होंगे, तो बड़े लोग मान लीजिए तो ठीक है, लेकिन जो हमसे अभी छोटे होंगे, या एक अनुभव भी चीज़ होती है दोस्तों, अलग अलग चीज़ें। प्रत्येक आदमी के जीवन में प्रत्येक घटना घटती नहीं है, और जो घटनाएं घटती है, परिस्थितियां बदलती है, उससे लोग बहुत सीखते हैं। तो मान लीजिए बहुत हमारे अंदर ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी हो जो आप लोगों के साथ ना हो, और उससे हमें सीख मिली हो, तो फिर वो क्लास चलती है तो आप लोगों को बताएंगे बीच बीच में कि हाँ ये ऐसा है, ऐसे है, ऐसे बच कर रहे, यहाँ ऐसे करें, इनके साथ ऐसे रहे। तो दोस्तों यही एक अधिगम का उदाहरण हो। अगला हम लोग देख सकते हैं, अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है। ठीक है, तो अधिगम हमेशा एक लक्ष्य पे की तरफ अग्रसर होता है दोस्तों। इसमें कुछ पाने की तार्किक परिणति कार्य करती है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है। तो ये भी देख लीजिए, हो सकता है कहीं दे दे कि अधिगम से नकारात्मक विकास को बल मिलता है ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा सकारात्मक मिलता है, न कि नकारात्मक। अगला है कि अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर सीखने के क्रम का पालन करता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और अगला जो है, अधिगम में बालक की समस्त इंद्रियां एक कर्मेंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती है, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। तो अधिगम जो सीखने की जो कला है दोस्तों, कोई चीज़ कैसे सीखेंगे, आधा मन यहाँ रहेगा आधा मन वहाँ, थोड़े सीख पाएंगे। कोई भी काम में जब डेडिकेट होंगे, ये हम लोग की पढ़ाई है, ठीक, PhD करना है, मान लीजिए हम लोग को नेट JRF निकालना है, ठीक है, जो हम कैंडिडेट सीरियस होंगे, मान लीजिए अभी हमारी क्लास कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं हमको, तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं आप लोगों से ही कि ये बताइए, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी से क्या है, अभी 2 महीने मान लीजिए है, अभी जब हम क्लास ले रहे हैं, दिसंबर वाला एग्ज़ाम है, तो अभी क्या है कि जो कैंडिडेट सीरियस हैं वो तो क्लास में लग चुके हैं, ठीक है। अब जो थोड़ा सा
कम सीरियस है। दो चीज़ें होती हैं, या तो कुछ लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं, उनको रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो वो उससे फिर अपना समय मैनेज करते हैं क्योंकि पहले से पढ़े आए होते हैं। अब जो लोग 10 दिन रहेगा एग्ज़ाम, वो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं या इसको नहीं पढ़े हैं कभी और किसी न किसी वजह से रुक रहा है, और फिर 10 दिन रहेगा तो कहेंगे हम पूरा वो क्या बोले मतलब फाड़ के रख देंगे, तो थोड़े होगा। आपको एक निरंतर कछुए के चाल में धीरे 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 चलते रहने पर चीज़ें सीखनी पड़ती है। वही चीज़ कर रहा है कि आप लोग को अधिगम बालक की समस्त इंद्रिया और एकजुट होकर कार्य करती है। तो हम लोग अगर एकजुट होकर काम करें तभी सफलता मिलेगी, प्रतिफल सकारात्मक होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों अधिगम की विशेषता। चलिए अब हम लोग शिक्षार्थियों का वर्गीकरण देखते हैं कि शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। तो शिक्षार्थियों का वर्गीकरण दोस्तों 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है शिक्षार्थियों का, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्नर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है अधिगम प्रारूप के आधार पर, दूसरा है श्रवण के आधार पर। श्रवण के आधार पर देखिए यहाँ पे 2 बार हो गया, चूँकि एक ही बार रहेगा श्रवण के आधार पर। और फिर जो अगला है वैचारिकता के आधार पर, और फिर जो नेक्स्ट है रचनात्मक दृष्टि के आधार पर। ये रहे 4। अब चारों को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इससे क्या है, शिक्षार्थियों का वर्गीकरण वहाँ दे देगा 4 और 1 मान लीजिए यहाँ पे नाम बदल देगा, रचनात्मक नहीं होकर भावनात्मक कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए 4 नंबर को भावनात्मक कर दिया, बाकी 3 अधिगम, श्रवण और वैचारिक तक तीनों दिया है। तो भावनात्मक जो है वो गलत है, अगर जहाँ पे देगा वहाँ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग उस टॉपिक पे जिस पे चर्चा कर रहे थे। इसमें जो सीधे सीधे दिया है, सेकेंड टॉपिक में पढ़ना था किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता। ठीक है, तो ये हम लोग को टॉपिक पढ़ना था। तो चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा केयर करते हैं और ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि अगर टॉपिक स्पेशली ये दिया है तो इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, और इस पर क्यों दिया है इसको भी बात करते हैं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट की आइए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किशोर किसे कहते हैं और वयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो किशोर विकास की अवस्थाओं में 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगर आप 12 से 18 के बीच हैं तो आप किशोर हैं। उसके ऊपर 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति या बालक को वयस्क कहा जाता है। तो अब जो हमारे दोस्त क्लास कर रहे होंगे, आप भैया वयस्क हैं ना कि किशोर हैं, ध्यान दीजिएगा, तो उसे वयस्क कहा जाता है। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे इन 2 आयु वर्ग के व्यक्तियों में सोच समझ आदि की प्रवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। अतः शिक्षण के संबंध में इनकी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न प्रकार हैं, जो कि आप लोगों को पुस्तक में लिखा था ना, वहाँ पे टॉपिक में हम लोग जब शुरुआत किए थे, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। तो उसी पे अब हम लोग पहले किशोर पे देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर वयस्क पे देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग किशोर की शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं एक एक करके। जैसे शैक्षिक, एकेडमिक। ठीक है, शैक्षिक मतलब एकेडमिक। तो चलिए एकेडमिक में हम लोग लिख लेते हैं। तो किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, इसीलिए शिक्षण का स्वरूप भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि किशोर अध्येता उसे अपनी समझ के अनुरूप आसानी से ग्रहण कर सके। देखिए क्या दे रहा है कि जो शैक्षणिक होना चाहिए, किशोर अवस्था में स्वयं परीक्षण, विचार, तर्क के प्रवृत्ति होती है। तो जो हम लोग को शैक्षिक कहने का यही मतलब है कि जो हम लोग को पढ़ाई के लिए चीज़ें होनी चाहिए वो समझ के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि जिसे बालक समझ पाए। ये नहीं कि है वो 10th स्टैंडर्ड में है और उसको चीज़ें उच्च हाई कह सकते हैं कि हाई लेवल की उसको दी जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग 2 तरह से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग व्याकरण की बात कर लेते हैं, तो व्याकरण जब अगर पढ़ते हैं तो संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर उच्च लेवल पे पढ़ रहे हैं तो फिर उस संज्ञा के प्रकार और भेद के भेद करके बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वहीं अगर बचपन में रहते हैं और संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि स्थान, नाम, बोध अथवा इसको तो संज्ञा कहते हैं, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन वहीं उच्च लेवल पे आते हैं तो उसका प्रवृत्ति, नेचर और उसमें भेद बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि जो चीज़ें होनी चाहिए उस किशोर के अनुरूप होनी चाहिए, जिसको वह आसानी से ग्रहण कर सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे सोशल मतलब सामाजिक, किशोर की विशेषता में सामाजिक। तो ये रहा सामाजिक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सामाजिक में क्या है। सामाजिक में आप लोग समझते चलिए, चूँकि इसको नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग देख अगर जो हमारे दोस्त नोट्स बनाना चाहें तो वो लोग वीडियो से नोट्स बना सकते हैं।
क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि एकदम अभी अपेयरिंग में पहली बार भी दे रहे होंगे, या कुछ किसी वजह से वो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, अब उनकी इच्छा हुई अब तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। बाकी अगर कुछ कमी हो तो आप लोग बताइएगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए सोशल में देख सकते हैं, किशोर अवस्था में बालक में जीवन दर्शन, नए अनुभव की इच्छा, निराशा, असफलता आदि के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होता है। ठीक है, समाज सेवा की भावना का तीव्र विकास होता है, वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, सामाजिक बुराइयों पर अपना तर्क देने लगता है। अतः शिक्षण इस अवस्था में ही सही मार्ग सहायक होता है। देखिए सोशल में बात है दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी किशोरावस्था में होते हैं, जैसे 18 से फिर जैसे उस जो उम्र में हम लोग पड़ाव में जैसे ही बढ़ते हैं 16 का बाद, तो अंदर एक हर समय डिसीजन कुछ ना कुछ बदलता रहता है। मन में आशा आता है कि हम लोग समाज सेवा करेंगे, फिर कभी आता है कि ये है, ये चीज़ें समाज की गलत है, ये चीज़ें है। तो वहीं ये बात कर रहा है कि फिर उसी समय उन लोगों को शिक्षण का इस अवस्था में ही सही मार्ग सहायक होता है, जो है ये चीज़ें, जैसे कि ये किशोर की प्रमुख विशेषताओं में। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भावनात्मकता पे बात कर लेते हैं किशोर की विशेषताओं में, किशोर अवस्था की विशेषताओं में। तो भावनात्मक पे बात करेंगे, इमोशनल में। तो किशोर अवस्था में भावनात्मक रूप से शिक्षार्थी किसी भी तथ्य को समझने में शीघ्रता करते हैं। वे भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में गलत प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे देखिए एक समय के बाद जब ठोकर लगती है और हम लोग समाज में निकलते हैं और दूर दराज जाते हैं, लोगों से जैसे जैसे मुलाकात होती है तो रियलिटी पता चलता है। लेकिन अभी जो किशोरावस्था होती है उसमें दोस्तों हम लोग ज़्यादा भावनात्मक होता है, सामने वाला जो कहा, टीचर जो कहे उसी को हम लोग मान लेते हैं और वहीं सर्वमान्य होता है। और जब हम जैसे उच्च लेवल पर जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग तर्क वितर्क कहते हैं टीचर से। ठीक है, लेकिन जो किशोरावस्था होता है उसमें बस ये रहता है कि हाँ टीचर जो बोला वह सही। तो ये चीज़ों की है दोस्तों भावनात्मक इमोशन। संज्ञानात्मक में कह सकते हैं, तो संज्ञानात्मक में आइए हम लोग देख सकते हैं, जैसे किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। वे कल्पना, नैतिक तथा अनैतिक के विषय में सजग हो जाते हैं। अतः शिक्षण क्षेत्र में किशोर की संज्ञानात्मक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए ये रहा किशोर के कुछ कह सकते हैं इसको कि किशोर और किशोर शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और बाकी दो सामाजिक। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं और अभ्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं वयस्क शिक्षार्थी की। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, जैसे वयस्क शिक्षार्थी की प्रमुख विशेषताएं। इसमें भी हम लोग सेम ही होगा, जैसे पहला एकेडमिक होगा, तो एकेडमिक में शैक्षिक में हम लोग देख सकते हैं कि वयस्क अध्येता में स्वयं परीक्षण, विचार तथा तर्क की प्रवृत्ति का उचित विकास होता है। जिम्मेदारी व सही दिशा के विषय में तर्क का ज्ञान विकसित होता है, जिससे अध्येता शिक्षण कार्य को अपनी कर्मनिष्ठा तथा उत्तरदायित्व की भावना से करने के प्रति संकल्पित होता है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा आइए चलिए हम लोग पहले इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं वयस्क की, और उसके बाद हम लोग किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी में अंतर स्पष्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद सामाजिक पे बात अगर करेंगे, वयस्क शिक्षार्थी की विशेषताओं में सामाजिक पे बात करेंगे, सोशल पे। तो वयस्क ये देखिए, वयस्क व्यक्ति सामाजिक परिवेश में अच्छी तरह से समावेशित होता है, जिससे वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से बंधा होता है। वह सामाजिक रीति रिवाजों, उचित विचार व तर्क भविष्य के प्रभाव को देखते हुए देता है। इसमें अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए शिक्षण कार्य को निष्ठापूर्वक करने पर समर्थ होते हैं। अभी जैसे दोस्तों बात हो रहा था सामाजिक प्रभाव पे, तो जैसे किशोरावस्था में कोई चीज़ें ऐसा मतलब वो समय होता है वो ज़्यादा स्वतंत्र खोजने वाला होता है, तो किसी चीज़ को जल्दी यार किसी के प्रति जल्दी विरोध करना, तो वो सारी चीज़ें उस उम्र में होती है। लेकिन जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे जिम्मेदारी पूर्वक फिर शिक्षण कार्य को निष्ठावान पूर्वक समर्थ में होते हैं। जैसे अभी बता रहा था कि सारी चीज़ों को सोच समझ के फिर उस पर डिसीजन लिया जाता है। चलिए इमोशनल में बता देते हैं। तो इमोशनल तो वयस्क में अब कहाँ से इमोशनल आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो अब खुद ही मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो क्या होता है आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने तथा किसी भी कार्य के प्रति समर्थ होता है। वह भावनात्मक रूप से निर्णय न लेकर, देखिए यही होता है कि जैसे किशोरावस्था में हम लोग भावनात्मक रूप में बह जाते हैं, वह भावनात्मक रूप से निर्णय न लेकर उचित तर्क के माध्यम से विचारों एवं तथ्यों को रखता है। ठीक है, तो इसकी विशेषता यही है इसमें कि भावनात्मक रूप से वो किशोरावस्था की तरह नहीं दोस्तों कि जो टीचर कहें या जो भी कहें मान लें, वो अपना निर्णय उचित जो होता है उसके अनुसार लेते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में इसे भावनात्मक प्रवृत्ति के विकास को मजबूती प्रदान करने की सहायक होती है।
चलिए अब हम लोग एक और देख लेते हैं संज्ञानात्मक। तो इसमें बात कर लेते हैं वयस्क की विशेषता में कि वयस्क शिक्षार्थी के मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो गया होता है। वह कल्पना, मनोवैज्ञानिक, तथ्यहीन तर्कों के समाधान एवं उचित निर्णय लेने में सक्षम होता है। इस प्रकार वयस्क अध्येता शिक्षार्थी शिक्षण में संज्ञानात्मक निर्णय लेकर उचित निष्कर्ष प्रदान करता है। अतः वह धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि शिक्षाओं एवं संबंधी प्रवृत्तियों को परखने में उचित मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता है। ठीक है, कह सकते हैं कि जैसे वयस्क में जब हो जाते हैं तो धार्मिक, नैतिक और सामाजिक पे अगर प्रवृत्तियों पे कोई भी बात होती है तो वहाँ पे फिर उचित मनोवैज्ञानिक का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं कि कह सकते हैं कि अंधाधुंध कोई भी निर्णय ले लिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों संज्ञानात्मक में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो निम्नलिखित आधारों पे हम लोग कर सकते हैं। तो आइए वो कौन कौन से आधार हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है आधार जो है, चलिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अधिगम के आधार पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अधिगम के आधार पर देख लीजिए आप लोग किशोर और वयस्क में अंतर। तो जो किशोर होता है शिक्षक पर निर्भर होता है, जबकि वहीं बात करें वयस्क की तो वयस्क स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर अनुभव के आधार पर कहें तो वयस्क किशोर के पास अनुभव कम होते हैं, इसके लिए प्रशिक्षक का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब वयस्क में यही बात करते हैं तो इनके पास जीवन का कुछ अनुभव होता है, यह अपने अनुभव से दूसरे के लिए पहचान बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोनों में अंतर। चलिए अब आगे और भी है कुछ अंतर, कुछ अलग अलग आधार पे। जैसे अधिगम प्रेरणा के आधार पे बात करेंगे तो यह बाहरी पुस्तक, परामर्श, दंड एवं पुरस्कार से अधिगम हेतु अभिप्रेरित होते हैं। लेकिन वहीं जब बात करते हैं वयस्क में तो यह आत्मज्ञान एवं आंतरिक प्रोत्साहन तथा आत्मबोध से प्रेरित होते हैं। आवश्यकता निदान पे अब हम लोग बात कर सकते हैं। तो यह शिक्षण प्रणाली किशोर के लिए है कि यह शिक्षण प्रणाली शिक्षण की परामर्श एवं ज्ञान से आवश्यकता को सीमित कर निदान कर सकते हैं। लेकिन जब वही बात आ जाती है वयस्क में तो यह दूसरे शिक्षार्थी एवं मूल्यांकन जैसे सहायक पहलुओं को अपनाकर अपनी आवश्यकता का निदान करते हैं। तो ये वयस्क के लिए है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निर्भरता के आधार पर। तो यह दिशा निर्देश हेतु वयस्कों पर निर्भर होते हैं। जो घर का बालक है किशोरावस्था में 18 से कम एज में है, अब तो मतलब चूँकि 15 से भी निकलने लगे हैं, लेकिन एक जो मानक है कि 18 से कम एज वाले जो किशोर हैं वो घर वालों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा बेरोजगारी का आलम चला है दोस्तों कि अब आजकल तो 27-30 सालों के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अभी घर वालों पे डिपेंडेड हैं। तो ये रहा दोस्तों। अगर वयस्क में यही बात करते हैं निर्भरता की तो यह आत्मकेंद्रित होते हैं और अपनी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। चलिए प्रखरता पे बात कर लेते हैं। प्रखरता पे तो यह भविष्योन्मुखी होते हैं और तथा ये विषय केंद्रित होते हैं। यही बात जब वयस्क के लिए की जाती है तो ये परिणामोन्मुखी होते हैं तथा समस्या केंद्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं। अगर ज्ञान अर्जन पे बात करते हैं तो किशोर में यह सहजता से ज्ञान अर्जन करते हैं, अर्थात इनकी ज्ञान अर्जन क्षमता लचीली होती है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग वयस्क में तो यह सहजता से ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, बल्कि यह संदेशवाही होते हैं। अभी हम जैसे बताया ना कि ये ऐसी अवस्था होती है किशोर वाली की जो टीचर कहें उसको मान लेते हैं, लेकिन यहीं जो वयस्क होते हैं उस पर सवाल करते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अधिगम उद्देश्य के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका उद्देश्य मतलब किशोर जो अवस्था होता है इसमें उद्देश्य होता है शिक्षण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहीं वयस्क के लिए तो इनका उद्देश्य लचीला होता है, जिसका निर्धारण यह आपसी विचार विमर्श से करते हैं। और चलिए एक दो और है उस पर देख लेते हैं। अधिगम गति। अधिगम गति में दोस्तों देख सकते हैं हम लोग जैसे कि अधिगम गति अगर किशोर के लिए कि किशोर इनके सीखने का समय तथा गति सामान्यतः शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे जो किशोरावस्था में होते हैं दोस्तों बालक, जैसे मान लीजिए 10वीं के नीचे हैं या 10वीं तक जो पढ़ रहे हैं, तो उनमें दोस्तों जो निर्धारित होता है वो टीचर करता है। लेकिन यही बात अगर हम लोग कर सकते हैं उस शिक्षा पे बात करते हैं तो इसके सीखने का समय शिक्षक तथा इसके माध्यम की आपसी बातचीत से निर्धारित एवं नियंत्रण होता है। तो ये शिक्षक और बच्चों के बीच जो निर्धारित होता है वो होता है। चलिए अब मूल्यांकन देख लेते हैं। एक मूल्यांकन के आधार पर तो इनके सीखने का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ग्रेड प्रदान कर किया जाता है। जैसे जो किशोरावस्था में रहता है उनको ग्रेड प्रदान किया जाता है। लेकिन जब वही बात जब वयस्क पे आ जाती है तो इनके अधिगम का मूल्यांकन अन्य शिक्षार्थियों के एकत्र सबूतों एवं विशेषज्ञों के मानदंडों के आधार पर होता है। तो ये रहे दोस्तों कुछ वयस्क एवं किशोर शिक्षण व्यवस्था जो शिक्षार्थी थे उनमें अंतर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं
कुछ चीज़ें व्यक्तिक भिन्नताएं, जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें हम लोगों के टॉपिक में। तो चलिए व्यक्तिक भिन्नताएं देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिक भिन्नताएं होता क्या है। अर्थ एवं स्वरूप। तो प्रकृति का नियम है, संसार में कोई दो चीज़ें होती है दोस्तों, वो एक जैसी नहीं हो सकती कभी भी। या तो वो जुड़वा भाई हो या जुड़वा बच्चे हों, देख सकते हैं। ये बस चीज़ें केवल मूवी में होती है, ठीक है, कि सेम टू सेम उनमें हम लोग देखे होंगे, बहुत सारे मूवी देखे हैं कि वो ऐसे मुक्का मारता है तो जो दूसरा वाला रहेगा वो भी मारेगा, ठीक है। उसकी तबीयत खराब है तो उसका भी हो, ये बस मूवी में हो सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में तो ऐसा होता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी अलग अलग दिखने लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सेम चेहरा हो, सेम अथी हो, तो मतलब वही बातें हैं। आगे कह रहा है, इसी में देख सकते हैं अर्थ में कि जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से तो एक समान दिखाई दे सकते हैं, मतलब संयोगवश दिखाई दे सकते हैं कभी कभी, कि तो उनके जो स्वभाव रहेगा, शारीरिक मानसिक क्षमता जो रहेगा, सब में अंतर रहेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कहीं संयोग से वो लोग सेम टू सेम फेस का हो गए, लेकिन उनके जो बाकी गुण रहेंगे वो अलग रहेंगे, तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। तो दोस्तों जो विभिन्नताएं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है, वो समान व्यक्तियों के लिए भी है, तो उसी को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है कि मनुष्य चाहे जो भी हो, उसमें जो समानता एक समान नहीं पाई जाती है, वहीं व्यक्तिक विभिन्नता होता है। चलिए अब हम लोग कुछ व्यक्ति विभिन्नता के परिभाषा देख लेते हैं कुछ लेखकों के, कुछ विद्वानों के अनुसार। तो पहला हम लोग देखेंगे स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार देख सकते हैं हम लोग कि व्यक्ति विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, उससे से तात्पर्य स्किनर का है व्यक्तिक विभिन्नता से। चलिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार हम लोग देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के परिभाषा में, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर ये कह रहे हैं। टायलर के अनुसार क्या कह रहे हैं, तो टायलर कहते हैं कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये दोस्तों रहे ये तीनों लोग, और तीनों लोग का अपना अलग अलग मत है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्किनर के अनुसार कई बार मतलब लगातार पूछा जा चुका है। स्किनर के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नताओं के जो परिभाषा रहती है दे देता है, और वहाँ पे 4 नाम दे देता है, जैसे स्किनर, जेम्स ड्रेवर और टायलर, और एक और नाम दे देगा और रेमंड जैसे, और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कथन किसका है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान देने की है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। तो व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार में देख सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, तो जो था कि उनके प्रकार कौन कौन से हैं, तो हमने वो प्रकार यहाँ पे नीचे लिख दिया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला है भाषा के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता, लिंग के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, परिवार एवं समुदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, संवेग के आधार पे, धार्मिक आधार पे, शारीरिक विकास के आधार पे, अभिवृत्ति के आधार पे, व्यक्तित्व के आधार पे और गत्यात्मक कौशल के आधार पे। तो ये रहे 11 हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, और हम कहेंगे कि आप लोग हो सके तो याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें पूछ देता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे। ये तो चीज़ें हो गई व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार, जो यहाँ पे 11 लिखे हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाषा के आधार पर लिंग, बुद्धि, परिवार, जाति, संवेग, धार्मिक, शारीरिक, अभिवृत्ति और व्यक्तिगत और गत्यात्मक। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के कारण, कि कारण क्या है दोस्तों। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए हैं, और कौन कौन से कारण हैं तो आइए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण या परिवेश, तीसरा है आयु एवं बुद्धि, चौथा है परिपक्वता, पांचवा है लैंगिक विभिन्नताएं, छठा है शिक्षा, सातवां है समाज, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। और फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कारणों के, अगर आगे बढ़े तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नता। अभी तक हम लोगों ने बस ये देखा कि व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है। अब हम लोग शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिक विभिन्नता की बात करते हैं कि क्या व्यक्तिक विभिन्नता का रूप है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो निम्न प्रकार है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे शिक्षा का स्वरूप, सबसे पहला नेचर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। जैसे कि दिया है यहाँ पे
शिक्षा का स्वरूप में देख लीजिए। तो मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण व्यवस्था की जाती है। अभी बात हो रहा था दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इस पर वैयक्तिक विभिन्नता में अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तो अगर शिक्षा के स्वरूप पर बात करते हैं तो एक तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक कक्ष में कुछ कम बुद्धि के, कुछ तीव्र बुद्धि के, कुछ विशिष्ट बालक अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उनको एक क्लास में बैठेगा समान रूप से अगर एक निरंतर रूप से शिक्षा दी जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें कर रहा है कि शिक्षा के स्वरूप में। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जो निम्न प्रकार है। तो आइए कौन कौन से प्रकार से दी जाती है प्रशिक्षण, वो क्या है आइए देखते हैं। व्यक्ति विभिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण की सहायता प्रदान करता है। कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हो तो कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। आगे जो है अगला टॉपिक में जो कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। देखिए हाँ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे बालकों में जो कमी होती है, जैसे एक क्लास में कोई मंद बुद्धि है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई दिव्यांग है, तो मतलब अलग अलग तरीके का होता है और सबका मानसिक रूप से वो अलग है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई चीज़ें देर से सीखता है। तो ये जो व्यक्तिक विभिन्नता है, ये बालक को की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा उनके अनुसार कह सकते हैं कि व्यवस्था की जाती है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उनको एक लेवल में लाया जा सके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर जो है व्यक्तिगत विभिन्नता में शिक्षा के क्षेत्र में, तो दूसरा है पाठ्यक्रम का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ सिलेबस। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रमुख भूमिका है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग प्रकार की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग प्रकार से लागू किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग इस पर बात करें तो बच्चों की पुस्तकें अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती है, जबकि जैसे जैसे कक्षा की आयु वृद्धि होती जाती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेलकूद द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया जाता है। बात यही है कि जब हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं और शिक्षा से संबंधित में, तो पाठ्यक्रम का जब निर्धारण होता है तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग बचपन में थे तो कास्य कमल अगर पढ़ते थे तो वहाँ पे इतना बड़ा कमल आधा पेज में बना होता था। खस खरगोश, तो वहाँ पे खरगोश घास चरता हुआ, हरी हरी घास, सफ़ेद खरगोश, कितना अच्छा। गमला पढ़ेंगे तो गमला तो है ही, पर गमला में फूल लगा, फूल भी इतना कलरफुल होता था कि हम लोग पहले थोड़ी देर देखे ऐसे, उसके बाद माने गमला ऐसे पढ़ते थे। तो ये पाठ्यक्रम का निर्धारण ऐसे कर रहा है। लेकिन ये भी कर रहा है कि जैसे जैसे हम उच्च शिक्षाओं में बढ़ते जाते हैं वहाँ फिर चीज़ें ये रंगीन कलरफुल ज़िंदगी बंद होती जाती है और आपको मतलब क्योंकि समझने की क्षमता हम लोग की बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ पे इन चीज़ों पे कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो सिलेबस या पाठ्यक्रम का है, तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस या पाठ्यक्रम। ये कहाँ से पीछे चला गया था। सिलेबस या पाठ्यक्रम पे जब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में ही शिक्षा के जब क्षेत्र में बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम पर जब बात करेंगे तो पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों के सभी अनुभव जो विद्यालय के वातावरण में, घर के वातावरण में, समुदाय के साथ अथवा फिर अन्य माध्यमों से प्राप्त अनुभव आदि सभी का संपूर्ण समावेश पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग दो शब्दों में ऐसे भी जानने की कोशिश करें कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो पूरी शिक्षा प्रदान करने का जो नियम बनाया गया है उसे ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम के लिए आप लोगों को ऊपर वाला कोई कुछ नहीं याद रखना है, दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। पहला कि अंग्रेजी के में कैरिकुलम कहते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है कहीं पूछ दे, क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं। और फिर दूसरी ये कि पूरी शिक्षा प्रदान करने का जो नियम बनाया गया है उसे ही पाठ्यक्रम कहते हैं। तो ये बस समझ लीजिए मोटा मोटा। चलिए अब पाठ्यक्रम पे हम लोग बात करेंगे, पाठ्यचर्चा पे। पाठ्यक्रम अभी देखें हम लोग, अब पाठ्यचर्चा कैरिकुलम पे बात करते हैं। तो इस पर हम लोग जैसे ही बात करेंगे आपके, तो आप लोग देख सकते हैं पाठ्यचर्या पे, तो किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में नियम के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा और
उसकी सामग्री को पाठ्यचर्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्यालय या विद्यालय में नियम के साथ प्रदान की जाने वाली शिक्षा और उसकी शिक्षा सामग्री को पाठ्यचर्या कहा जाता है। ये निर्देशों के अनुसार ही काम करती है। आगे, यह सामान्यतः सिलेबस पर आधारित होती है, जो यह बताता है कि किसी भी विशिष्ट ग्रेड या मानक को प्राप्त करने हेतु कौन सी विषय और उसकी कितनी जानकारी होना अनिवार्य है, और ये पाठ्यचर्या है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में जो हम लोग को पढ़ना था किशोर एवं वयस्क की विशेषताएं और उनके फिर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और जो था शैक्षिक, तो उस पर हम लोगों ने, और उसके बाद जो एक टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नता, इस पर बात किया। और उससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें जाना, जैसे अधिगम और शिक्षण के प्रकार वगैरह जानना जरूरी था, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो जो पहलू से क्वेश्चन आते हैं उस पर हमने एक नोट्स तैयार किया था और आप लोगों के साथ शेयर किया, जो परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक और उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग जो तीसरा टॉपिक है इसका शिक्षण का, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे कि फिर वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं और फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों जो तीसरा टॉपिक में है, आप लोग के एक साथ बात हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो हम लोग का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षण अभिवृत्ति में, वो ऐसे है कि शिक्षण का प्रभाव तत्व, शिक्षण प्रभाव तत्व है। और उसी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, और फिर यही बस चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, और फिर तीसरा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। हो सके तो आप लोग अगर आपके पास कोई सुविधा हो तो पढ़ के आइएगा, तो जल्दी और समझेंगे। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम लोग जैसे अभी क्लास में चीज़ें एकदम सरल रूप में और समझते हुए चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या तो आप लोग हमें आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा, वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, हिंदी साहित्य वाले के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू आज की क्लास के लिए।